सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में हर साल तकरीबन 400 से 500 के करीब अफराद को मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस की जानिब से दावा यही किया जाता है कि तमाम कत्ल होने वाले अफराद के मुलजमान को गिरफ्तार करने के लिए न सिर्फ कोशिशें की जा रही हैं बल्कि उन मुलजमान को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में भी लाया जाता है और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज जिस केस के ऊपर हम प्रोग्राम करने के लिए मौजूद हैं, ये 2020 के अंदर केस कत्ल का केस हुआ था थाना हरबंसपुरा में, और तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी मुद्दइयों को ना तो इंसाफ मिल सका है, ना ही कातिल गिरफ्तार हो सके हैं। मकतूल की हमशीरा और दीगर रिश्तेदार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ गम की तस्वीर बने हुए हैं बल्कि हमारे जितने भी इदारे हैं उनकी जानिब देख रहे हैं कि कब उनके भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। केस की मुद्दइया और मकतूल की बहन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे और फिर दीगर रिश्तेदारों से भी बात करेंगे कि ये केस कत्ल कैसे पेश आया, वकूआ कैसे पेश आया, किसने कत्ल किया और 2 साल के तवील अरसे में क्यों कर इनके भाई के कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। सबसे पहले मुद्दइया से गुफ्तगू करते हैं। भाजी, आपका नाम? मेरा नाम समिया। और आपका यासिर से क्या ताल्लुक? मैं यासिर की बड़ी बहन हूँ। और आप लोग इकट्ठे रहते थे? सर, हम 5 बहनें हैं यासिर की और हम 5 शादीशुदा हैं। अच्छा। ये यासिर का बेसिक ये घर है। अच्छा। और ये हमारा मायका है जो हमारे वालिदैन के बाद हमारे भाई यासिर ने संभाला हुआ था। यासिर एक बुक मेकर था। बुक मेकर किताबों का काम करते थे? नहीं सर जी, ये जुए की लाइन में बुक मेकर। अच्छा, जुए के उसमें मुलविस जी जी, मैचेस वगैरह में उसका था। सबसे पहले ये बताइएगा, यासिर की उम्र कितनी थी 31 साल जब कत्ल हुआ? जी 31। शादीशुदा थे? जी माशाल्लाह शादीशुदा था। एक बच्ची उसकी 10 साल की है और एक बच्चा उसका होने वाला था जो कि 10 साल के बाद अल्लाह पाक ने उसे देना था। उसकी दूसरी बीवी 8 माह पहले उसका निकाह हमने करवाया था यासिर का, और औलाद के लिए करवाया था। वो बीवी प्रेग्नेंट थी, 8 माह की हामला थी। यासिर इस घर से निकला है। उसकी पहली बीवी कराची गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। दोनों बीवियों के साथ वो रहते थे? जी बिल्कुल, दोनों बीवियों के साथ रहता था। पहली बीवी इसी घर से कराची गई हुई थी। यासिर इस घर आया अपने स्टैंड के मकान से, कुछ देर इस घर में स्टे किया। यानी एक बीवी को इस घर में रखा हुआ था, दूसरी बीवी को किसी और जगह मकान पर रखा हुआ है। सर, वो यहाँ आया है, कुछ देर स्टे किया यहाँ पर, कुछ अपने दोस्तों से मिला है, बाहर चौक में गया है, पूरा इलाका उसे जानता है। इस गली से लेकर सर बाहर पूरे धर्मपुरे में बच्चा बच्चा यासिर को जानता है। यासिर कुछ देर चौक में स्टे किया, उसने कुछ दोस्तों से मिला है, उसके बाद उसने कार स्टार्ट किया, वो अपने उस घर की तरफ चला। वो घर कहाँ पे था सर? वो पाकिस्तान मिंट की बैक साइड पर है, न्यू शाहिद पार्क में। थाना हरबंसपुरा? थाना हरबंसपुरा। मुकदमा भी थाना हरबंसपुरा में? जी, मुकदमा भी बना। सर, जब वो जैसे ही यासिर वहाँ पहुँचता है, अपनी कार लॉक करता है, आगे तंग गली है, तंग गली में वो पैदल जा रहा है। उसने बाजार से कुछ सामान खरीदा है और बकरा ईद आने वाली थी। ईद के कपड़े उसके हाथ में थे, ईद की जूतियाँ उसके हाथ में थी और कुछ खाने का सामान था। ऐनी शाहिदीन बताते हैं कि वो जब जिस जगह से गली में एंटर हुआ ना, उस जगह ऑलरेडी 2 मोटरसाइकिल सवार कपड़े बांधे हुए थे उन्होंने अपने मुंह पर, और गन स्टार्ट थी उनके हाथ में। गन बिल्कुल ओपन उन्होंने ऐसे पकड़ी थी। देखने वालों को ये नहीं पता था कि वो यासिर के लिए खड़े हैं। यासिर अपने ध्यान उस गली में दाखिल हो गया, वो अपने घर की तरफ जा रहा था। ठीक है। वो अपने घर के जैसे दरवाजे पर पहुंचता है ना, वो दोनों मोटरसाइकिल सवार गली के कॉर्नर से उसे आवाज देते हैं, बाकायदा गाली देते हैं। यासिर पलटता है और उस पर फायरिंग की बौछार कर देते हैं। ठीक है। उसे 5 फायर लगते हैं और धड़ाधड़ उस पर फायर चलते जाते हैं। यासिर ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की, उसे समझ नहीं आई कि उसे क्यों मारा जा रहा है। वो भागा है अपनी जान बचाने के लिए। उसने दरवाजे खड़काए, लोग सारे गली में आ गए थे, किसी ने भी यासिर को नहीं बचाया, किसी ने भी नहीं देखा। यासिर हिम्मत हार के गिर गया, उसकी एक गोली दिल को टच कर गई थी। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कुछ देर तड़पने के बाद उसकी बीवी को नहीं पता, घर के अंदर एक 8 माह की हामला को नहीं पता कि उसका शौहर बाहर कत्ल कर दिया गया, उसके दरवाजे पर कत्ल किया। कुछ टाइम के बाद वो बीवी बाहर निकलती है कि शौहर आने वाला था, अभी तक नहीं आया। खून में लथपथ अपने शौहर की लाश देखती,
सर अच्छा, यानी जब वो उनको गोलियां मारी गई तो कोई उनको अस्पताल नहीं लेके गया? कोई नहीं लेकर गया सर, वो तड़पता रहा। एक छोटा सा बच्चा उसे पानी पिलाने के लिए आया, उसके हमसाये इफ्तिखार ने मना कर दिया, इसके पास न जाओ, पुलिस मुलव्वस कर लेती है। पूरी गली खड़ी देखती रही सर, वो तड़पता रहा, उसे किसी ने नहीं पानी पिलाया। वहाँ डेथ हो गई उसकी। कुछ देर के बाद उसकी बीवी निकली, उसने देखा बाहर आकर, उसे कहा गया देख ले शायद आपके शौहर। बाप पर्दा औरत बाहर निकली, खून में लथपथ अपने शौहर को देखा सर, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं भी उतरी 8 माह। जिस बच्चे के इंतजार में यासर था, जिस बच्चे की वो खुशियां करना चाहता था, इस घर को, इस पूरे इलाके को सजाना चाहता था सर, वो बच्चा उसे नहीं देखने दिया गया। तो आपके भाई को जिन अफराद ने कत्ल किया वो भी जवारी हैं, उन्होंने कत्ल किया या कोई और वजह? हमें कुछ यकीन नहीं है। जवारियों को 1 साल से ये तफ्तीश CIA में है। इससे 6 माह पहले हरबसपुरा थाने में जहांगीर वाजिद गुराया साहब के पास थी। हमें ये शिकवा नहीं उनसे कि उन्होंने एफर्ट नहीं की, लेकिन हमें कातिल नहीं मिले। हमें ना आपने दर्ज करवाया? जी, मुकदमा हमारे मामू, सिर्फ हमारे एक ही बुजुर्ग है हमारे मामू। हम उस वक्त अपने हवास में नहीं थी, मैंने हमारे मामू ने जाकर मुकदमा दर्ज करवाया था। मुद्दई वो हैं, आप नहीं मुद्दई? बेसिक मुद्दई वो हैं, पैरवी हम ही कर रहे हैं पहले दिन से। किन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने? हमने इस मोहल्ले में एक फैमिली जिससे 26 दिन पहले यासर का झगड़ा होता है, उस झगड़े में हम भी यहाँ खड़े। वो भी लेन देन के तनाजे पे? नहीं, लेन देन के तनाजे पर नहीं था, वो बच्चों के कुछ इश्क मशूकी पर झगड़ा हुआ है और शदीद झगड़ा था, जिसमें बाकायदा यासर को थाना पुलिस चौकी में धर्मपुरा में उसे धमकियां दी गई पूरे इलाके के सामने। पारिफ नरगिस, उनकी पुप्पोस ने कहा कि मैं 5 लाख में तुझे मरवा दूंगी। कौन? पारी उर्फ नरगिस। अच्छा। उन बच्चों की पुप्पो सर मोइज माजिद, दोनों लड़के हैं, उनकी 18-19 साल एज है। पुलिस ने पहले दिन तो उन्हें अरेस्ट किया, FIR उनके नाम पर हमने नॉमिनेट किए हुए सर, उनको अरेस्ट किया, फॉर्मली उनको रखा, उनकी कोई तफ्तीश नहीं, अब तक उनकी कोई तफ्तीश नहीं सर। दूसरी बार तो वो लड़ाई किस वजह से हुई थी सर? जो यासर की पहली बीवी है, उसके पिछले शौहर से जो उसकी औलाद थी, उनमें माशाल्लाह बच्ची है 16 साल की, उस बच्ची की और उस मोइज माजिद के साथ कुछ अटैचमेंट थी। ठीक है। यासर ने देख लिया, यासर ने फ़ोन पर उन्हें चैटिंग करते देखा, यासर ने इस बात का शदीद एक्शन लिया। बेशक सौतेली बेटी थी, लेकिन यासर बहुत गैरतमंद था। यासर ने अपनी बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह उसे पाला। यासर बर्दाश्त नहीं कर सका। यासर की इस बात पर उस फैमिली से तलक कलामी हुई और ये तलक कलामी शदीद झगड़े में बदल गई सर। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने कोई 8-10 लोग बुलाकर मोहल्ले में काफ़ी हंगामा किया। अच्छा। इस चीज़ के गवाह पूरा इलाका है। ठीक है। तकरीबन 50-60 लोग यहाँ पर थे जब ये झगड़ा हुआ, और बहुत हुआ, बहुत मारपीट हुई। अच्छा। सिर भी फटे। 15 पे कॉल गई, पुलिस उस लड़के को अरेस्ट करके ले गई। वो बच्चा अरेस्ट था, उसकी फैमिली माफ़ी मांगने के लिए आई कि बच्चे को छुड़ा दिया जाए। माफ़ी तलाफी हो गई, किस्सा ख़त्म हो गया। लेकिन यासर का बताना था उस दौरान, उससे पहले कभी नहीं, यासर को ट्रेस किया जा रहा है। यासर ने ये बात हम बहनों से भी की जी, अपने दोस्तों से भी की और अपनी बीवी से भी की कि मुझे कोई ट्रेस करता है। ट्रेस कैसे, क्या मतलब? पीछा करता उसका है? कोई पीछा करता है, धर्मपुरा से उसका कोई पीछा करता है उस घर तक, दूसरी बीवी के घर तक। हम लोगों ने खैर इस बात का नोटिस नहीं लिया, हमने कहा सुलह सफाई हो गई है। लेकिन 26 दिन के ही बाद यासर कैसे कत्ल हो जाता है जब उसका किसी से झगड़ा भी? लड़ाई के 26 दिन के बाद? लड़ाई के 26 दिन के बाद सर, उसका कोई लेन देन कहीं साबित नहीं। वो लोग अभी यहाँ भी रहते हैं? नहीं सर, उन्होंने यासर के कत्ल के फौरन बाद घर यहाँ से शिफ्ट कर दिया। वो रेंट पर चले गए हैं, अपना आबाई घर उन्होंने छोड़ दिया, बेच दिया, इसको सेल कर दिया। अच्छा। सेल भी अपने पुप्पो को ही किया, उसी को जिसके ऊपर आपने ये धमकियां लगाई। तो वो रहती है यहाँ पे खातून? नहीं, वो खातून रहती तो नहीं है, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन में है। अच्छा सर, हम कहते हैं कि आप ठीक है अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि उन लोगों ने कत्ल किया? हमें बिल्कुल जी, हमें यकीन है। तो पुलिस, आप कहती हैं कि पुलिस ने उनको पकड़ा, तो फिर पुलिस ने उनसे तफ्तीश नहीं की? नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, उनकी तफ्तीश अब तक नहीं। उन्हें अब तक एज का एडवांटेज उन लड़कों को दिया जा रहा है। ये काम एज के हैं, इनमें कत्ल नहीं है, लेकिन हमारा यकीन है कि कत्ल इनमें ही है। यासर का किसी से झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे आपने बताया कि यासिर जो था वो जुए के काम में मुलव्विस था जी, तो जवारियों के लेन देन के तनाज़ात बहुत होते हैं, झगड़े लड़ाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और कोई ना कोई बात के ऊपर उनके मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो क्या
आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि अगर पुलिस ने इन लोगों को कहा है कि ये लोग मुलविस नहीं हैं या कम उम्र हैं या ऐसा नहीं कर सकते, तो हो सकता है किसी ने इनकी आड़ में कत्ल कर दिया? क्या आप लोगों ने इसके ऊपर तफ्तीश नहीं करवाई? सर में भी ऐसा हो सकता है। पुलिस अब तक जो तफ्तीश है वो जवारियों पर ही होती रही है। 100 जवारी कम से कम उठाए गए। यासिर की फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड होती थी। ये एक मौजज़ा है कि यासिर की तमाम फ़ोन कॉल्स आखिरी टाइम तक उसके फ़ोन में रिकॉर्ड है। वो फ़ोन उसका हरबंसपुरा थाना में अभी भी मौजूद है। उसकी जो कॉलें हैं उनमें किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई फसाद की बात नहीं है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है अब तक की, उसमें भी कहीं पर कोई झगड़ा साबित नहीं होता, किसी से कोई लेन देन का तनाज़ा नहीं आता। वो उसी घर में हरबंसपुरा में जो जिस घर के सामने से कत्ल किया गया उसी जगह बुक करता था। तमाम ही जवारी उठा लिए गए, जिनकी रिकॉर्डिंग मिली है, जिनकी नहीं मिली। जो उसके करीबी लंगोटिए थे, हारून मसीह एक बहुत उसका करीबी दोस्त था, उसकी बहुत इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने। हमने नॉमिनेट नहीं किया था, लेकिन सिर्फ करीबी दोस्त होने की वजह से ना 2.5 माह से थाने में हवालात में बंद रखा, इंटेरोगेट किया गया, बहुत ज़्यादा किया गया। फिर CIA में भी उसे उठाया गया। हमने नहीं उसे नॉमिनेट किया था, लेकिन जिन्हें हमने नॉमिनेट किया उन्हें आज तक इन्वेस्टिगेशन में नहीं लिया गया। आप बड़ी बहन है, आपके साथ यासिर का कैसा ताल्लुक था? अल्हम्दुलिल्लाह यासिर का मेरे साथ बहुत अच्छा ताल्लुक था, बिल्कुल मेरे बेटों की तरह था। आप शादी करके किस इलाके में? मैं पाकिस्तान मिंट के एरिया में, उसी इलाके में? जी, उसी इलाके में। आना जाना होता था यासिर? बहुत ज़्यादा आना जाना था, बल्कि हम सारी तकरीबन 4 बहनें उसी एरिया की हैं, तो वो उसी वजह से उसने वहाँ पर घर लिया था कि मेरी बहनें मेरे करीब हैं। तो आपकी यानी आप लोग 5 बहनें हैं, और भाई कितने हैं? भाई हमारे 3 भाई हैं, जिनमें से यासिर जो था वो हम 6 बहन भाइयों से छोटा था। इससे छोटा एक छोटा भाई है, वो दुबई में सेटल है, और जो बड़ा भाई है हम 2 बहनों से छोटा, वो ज़हनी मरीज़ है, और उसकी भी सारी कफ़ालत यासिर ही करता था। ठीक। तो यासिर, क्योंकि आप कह रही हैं कि आपकी तरफ यासिर का बहुत आना जाना था, कभी यासिर ने कोई ख़दशा, कोई ऐसी बात आपको बताई हो जिससे आपको शक हो कि इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं या कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? सिर्फ जब ये झगड़ा हुआ उसके बाद उसने 1-2 दफ़ा बताया है कि मुझे कोई ट्रेस कर रहा है। उसके अलावा उसने कभी भी किसी भी झगड़े के बारे में हमें नहीं बताया, बल्कि उसका किसी से झगड़ा था ही नहीं। वो बेसिकली एक बहुत ज़्यादा नरम दिल का लड़का था। आप मोहल्ले में से किसी से भी पूछ लें कि ना किसी से उसका झगड़ा होता था, अपने काम, अपनी ज़ात तक उसका जो काम था ना जुए का, वो सिर्फ अपनी ज़ात तक था। किसी को उसका कोई नुकसान नहीं वो देता था किसी को। तो आप यानी जैसे आपकी हमशीरा कह रही हैं कि उसने सिर्फ यही बात बताई थी जो आप ही बता रही हैं कि कोई मुझे मेरा पीछा करता है, तो जब आप लोगों ने पुलिस को ये बात बताई और आप कह रहे हैं कि वो जो वहाँ पे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थे उन्होंने काफ़ी अच्छी तफ्तीश की, तो उसके अंदर क्या चीज़ उन्होंने आपको बताई? तफ्तीश के बारे में वो आपको क्या बताते थे? तफ्तीश के बारे में उन्होंने हमें हमेशा यही कहा, जी हो रही है, हम अपने तौर पर कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आपको कातिल निकाल के देंगे। हम कातिल के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं, लेकिन जब तक वो वहाँ पर मौजूद रहे हैं, उस वक्त से लेकर जब तक उनकी ट्रांसफ़र हुई है, कातिल नहीं हमें मिला। आपकी शादी को कितना टाइम हो गया? मेरी शादी को तकरीबन 25 साल हो गए। यासिर को काफ़ी अच्छा जानते हो? यासिर को मैं ऐसा जानता हूँ कि जब मेरी शादी हुई सर वो 10 साल का था, और वो मुझसे और अपनी इस बहन से बहुत ज़्यादा अटैच था। उससे कोई भी मसला होता, कोई भी तकलीफ होती, वो फौरी तौर पर हमसे रब्ता करता। कहीं लड़ाई, बचपन में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है, कोई मसला बन गया, फौरी तौर पर उसने हमें कॉल करनी या हमारी तरफ आ जाना। वो हम दोनों की बहुत इज्जत करता था, और बहुत ज़्यादा धनोइया में सबसे ज़्यादा मेरे वक्त क्लोज था। ठीक। और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और यकीन करें कि मैं अब क्या बताऊँ कि जिस टाइम उसकी डेथ हुई है तो हमसे समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे हो गया। सबसे पहले कॉल मुझे गई है, 2 नंबर पे गई है उसकी बेगम की, यासिर की, जब यासिर मर्डर हुआ है। उसके सबसे पहले मुझे कॉल की कि आमिर भाई यासिर को फायर लग गए हैं, वो यासिर गिर गया और कोई इसको उठा नहीं रहा। हम दोनों में भी बिल्कुल परेशान, एकदम हक्का बक्का हो गया कि ये कैसे हो गया एकदम। और हम फौरी तौर पे निकले हैं यहाँ पे, यानी कि शालामार से बिजली घर से वहाँ तक पहुँचे 10-12 मिनट लगे होंगे। जब वहाँ पे पहुँचे हैं, वहाँ पे रेस्क्यू की गाड़ी भी, पुलिस वाले सारे वहाँ पे मौजूद थे, और कोई बॉडी के पास ही जा रहा था। अच्छा। मेरी बेगम ने सबको हटा के ना यासिर के बिल्कुल पास चली गई, और यासिर के ऊपर उन्होंने एक प्लास्टिक सा कवर डाला हुआ था, वो हटाया, और यासिर की इसलिए मरा हुआ था बेचारा, तो ये उससे लिपट गई और बेतहाशा रोने लगी। मुझे उन्होंने कहा कि भी आप इनको हटाओ। मैंने कहा मैं कैसे इसको रोकूँ, मैं तो खुद मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी इसके ऊपर ही गिर जाऊँ, और आप कह रहे हो कि इसको। बहर वो उसको वहाँ से इसको हटाया, और उसके बाद फिर वाजिद ऐसा भाई उन्होंने आगे तफ्तीश की बॉडी को। हम फिर भी हमें अपनी तसल्ली के लिए कि यार हो सकता है कोई सांस चल रही हो, क्योंकि मुझे उन्होंने कह दिया था कि इसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन बहनों के इसरार के ऊपर कि हमने उसको बॉडी को उठाया और हम इसको हॉस्पिटल ले गए शालीमार।
लेकिन शालीमार में वो तस्दीक कर दी कि इसकी डेथ हो चुकी है आधा 15 घंटे पहले। वहाँ से हम वहाँ से बॉडी लेके गए मी हॉस्पिटल, वहाँ पे जाके पोस्टमार्टम के लिए। जी तकरीबन 2 साल होने लगे हैं यासिर को कत्ल हुए हुए। अभी तफ्तीश कहाँ पे है और जिन लोगों के पास तफ्तीश है वो क्या बताते हैं आपको? सर पहले आपको जैसे मेरी मिसेस ने बताया कि वाजिद उन्होंने अब सीए के पास है। अच्छा, अब सीए आप लोगों ने ट्रांसफर कराई खुद? नहीं सर, हमने कोई नहीं ट्रांसफर कराई, नहीं इस वक्त हमने ट्रांसफर नहीं कराई, खुद ही हुई है। और सीए में पहले जो थे शौकत साहब थे, कौन थे, उनके पास जो मेन काम किया था ना राना हरम साहब ने किया। राना हरम साहब और अजहर साहब उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र होगी बुरहानपुर थाने में। अच्छा, तो वो यहाँ से चले गए, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, उन्होंने काफ़ी बंदे उठाए और जिसकी एक सेकंड की कॉल भी आई है ना सर, उन्होंने उस बंदे को भी उठाया। और अब क्या स्टेटस बताते हैं? अब सर वो ये बताते हैं कि उनका भी जहाँ तक जहन है ना वो उधर ही है जहाँ पे हमारा है, जहाँ पे जिनको हम नॉमिनेट करना चाह रहे हैं ना उनका भी जहन वही है कि यही बंदे कातिल हैं, लेकिन उनकी ट्रांसफ़र होगी, वो मजीद आगे केस को नहीं लेके चल सकी। अब आए वहाँ पे इफ्तिखार आलम साहब, उनसे हमारी परसों जो सीटिंग हुई थी उनसे मिले थे हम, तो उन्होंने अब हमें ये कहा कि मैंने 3 बंदे अरेस्ट किए हुए हैं और मैं आपसे तफ्तीश कर रहा हूँ और जो भी चीज़ होगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आप बताइएगा, क्योंकि आप कह रही हैं कि आप केस की पैरवी कर रही हैं, भाई आपके में जैसे आपने खुद बताया कि कुछ थे नकाइस, जैसे वो जुआ कराते थे और सारा कुछ, तकरीबन 2 साल होने लगे हैं, आप लोग मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश कर, आपको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा? सर अगर हम इदारों से कहें ना तो 19 माह हमने थानों के चक्कर लगाए हैं, दिल टूट गया है, बार बार हमें उम्मीद दिलाई जाती है, फिर पुलिस वाले ट्रांसफ़र हो जाते हैं, हमारा केस वहीं रह जाता है। हमें पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं है, हमें अल्लाह के घर से उम्मीद है। हम 5 महीने 5 वक्त की नमाजों में दुआएं मांगते हैं। हमारे भाई का कोई कसूर नहीं था, बेगुनाह से कत्ल किया, किसने किया, क्यों किया, किसने गुस्सा निकाला उस पर, किसने उसके बच्चे को पैदा होने से पहले यतीम कर दिया, किसने उसकी बीवी के हाथों की मेहंदी छीन ली, इन 5 बहनों को किसने लावारिस किया। हमारे वालिदैन इंतकाल कर गए थे सर, हम यतीम हो गई थी, लेकिन भाई ने हमारे पर साया किया हुआ। या सर जैसे भाई सदियों में पैदा नहीं होते। ये जो 5 बहनें थानों के चक्कर लगा रहे हैं ना सर, ये जो 5 बहनें थानों के चक्कर लगा रही हैं, ये अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली। मुतालबे क्या करती हैं? मुतालबा एक ही है, ना हम सोना मांगते हैं ना हम चांदी मांगते हैं, हम तमाम अहले इक़्तिदार से सिर्फ कातिल मांगते हैं कि हमारे भाई के कातिल दें। हमें 19 माह हो गए हैं, हमने एहतजाज किया चेरिंग क्रॉस पर, प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया, रोड ब्लॉक किए, किसके लिए? हमारा छोटा भाई भी हमारे साथ 6 माह तक एफर्ट करता रहा, फिर वो वापस चला गया, लेकिन हमें किस तरह सुकून आएगा? हाँ, क्यों हमारे बेगुनाह भाई को कत्ल किया गया? अगर वो जुआ खेलता था वो उसकी जात की हद तक था, किसी को नुकसान तो नहीं वो देता था। ये घर यासिर का था सर, इसको उजाड़ दिया गया। ये 5 बेटियों का महका था, इसे उजाड़ दिया गया। क्यों उजाड़ा गया सर? ये उस वक्त से बंद है। हमारा एक पागल भाई है, उसकी किफालत करने वाला कोई नहीं है। यासिर उसकी किफालत करता था, बल्कि यासिर कई लोगों के सरों पर हाथ रखता था, जो यासिर के कत्ल के बाद लोग आकर हमें कहते हैं कि वो हमारा कफील था, कई चूल्हे ठंडे हो गए। सही, उसने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। सही, बहुत शुक्रिया। आप मकतूल यासिर की बहनों और बहनोई की गुफ्तगू सुन रहे थे। यासिर का अपना किरदार अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि वो जवारिया था या बुक मेकर था, तो उसको किसी को भी ये हक नहीं है कि किसी शख्स की फिर भी जान ली जाए। और पुलिस का रवैया आप मुद्दइयों के मुंह से सुन रहे हैं कि 2 साल होने को आ गए, यानी 19 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुलजमान का ताहाल कोई पता नहीं चल सका। और ये वो लाहौर है जहाँ पर अरबों रुपए का पुलिस को बजट फ्राहम किया जाता है हुकूमत की जानिब से, और पुलिस बुलंदो बांग दावे करती है कि सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमराज लगे हुए हैं, हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम है और पता नहीं कौन कौन से जदीद तरीके हैं जिससे मुलजमान को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन यासिर के कातिल आज भी गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस अफसरानी इस हवाले से क्या कहते हैं, मुझे जानने की कोशिश करते हैं। अमूमी तौर पर लाहौर पुलिस की जानिब से यही दावा किया जाता है कि हर केस को, स्पेशली कत्ल के केस को प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और जितने भी हीनियस क्राइम के हेड्स हैं, जिसके अंदर रेप हो गया, डकैती हो गई, डकैती मज़ामत पर ज़ख्मी होना या डकैती मज़ामत पर मर्डर, वैसे मर्डर, इन तमाम को प्रायोरिटीज़ पर रखा जाता है। लेकिन
इस केस में, यासिर के केस में, ये देखने में आ रहा है कि 19 माह से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है लेकिन मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए। और आपने मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुनी, वो ना सिर्फ सरापा एहतजाज हैं बल्कि गम की तस्वीर बने हुए कि उनको ये यकीन भी नहीं दिलवाया जा रहा है कि उनके मुल्ज़िमान गिरफ्तार होंगे भी या नहीं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर खुद भी इन चीज़ों को बहुत मॉनिटर करते हैं और अगर कोई चीज़ इनके नॉलेज में ला दी जाए तो उसके ऊपर एक्शन भी करते इनको देखा गया है। इस केस के हवाले से इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक केस पहुँचा और क्यों 19 माह लग गए। इमरान भाई, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। यूजुअली आप कैसे इंश्योर करते हैं कि अगर कोई हीनियस क्राइम होता है तो उसका कोई टाइमलाइन डिफाइन की जाती है या ऑलरेडी डिफाइंड है कि इतने टाइम के अंदर अंदर केस खत्म करने? जो मैंडेटरी टाइम है वो तो 14 डेज है, लेकिन जब अक्यूज्ड शामिल तफ्तीश बिल्कुल नामालूम हो केस, उसमें जब तक अक्यूज्ड कोई अरेस्ट नहीं होता तो उस वक्त तक ऑफ कोर्स हेडले कोई नहीं होता। लेकिन हम इसको देखते हैं, प्रायोरिटाइज ये कर लेते हैं जैसे आपने पहले बताया कि उसमें हम हीनियस क्राइम को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। और एसपीज़ जो हैं ख़ासतौर पर जो कत्ल के मुकदमे हैं, तमाम एसपीज़ के लिए मैंडेटरी है कि वो उसको पर्सनल हेयरिंग दें और उसको इंश्योर करें मुद्दई और मुल्ज़मान दोनों फरीकैन को सुन के और उनके एविडेंस कलेक्शन को वैल्यूएट करें और उसके बाद उसको फाइनलाइज करें। ये तो हीनियस क्राइम में जिसमें ऑफ कोर्स मर्डर इज़ ऑन टॉप ऑफ द लाइन। लेकिन अब जो इस केस की आप बात कर रहे हैं, इस केस पे आने से पहले एक चीज़ और ये भी देखने वालों को बता दीजिएगा, अगर कोई मुकदमा दर्ज, यानी एक मुद्दई मुकदमा दर्ज कराता है इमरान भाई और उसके अंदर नामालूम अफराद रखते हैं, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? अगर नामजद मुल्ज़िमान हो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? जो नामालूम होते हैं वो ब्लाइंड मर्डर हम उनको कहते हैं। और ब्लाइंड मर्डर्स में हम तमाम वाक़याती शहादत और जो फोरेंसिक एविडेंस है उसको कलेक्ट करके हम अक्यूज़ तक पहुँचते हैं, क्योंकि मुद्दई जब ये नामालूम पर्चा दर्ज कराता है उसको खुद नहीं पता होता कि कौन उसके मर्डर के पीछे है। तो वो हम अब एविडेंस की बेस पे उस तक पहुंचते हैं और उसके बाद फिर उसको या तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में या हम उसकी शनाख्त परेड कराते हैं। आइडेंटिफिकेशन परेड कोर्ट के थ्रू होती है और फिर उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है और अरेंज किया जाता है। जो नामजद हैं उसमें मुद्दई का राइट है, वो अपनी एक इस्तगासा देता है, एप्लीकेशन देता है और उसमें मुल्ज़मान को नामजद कर देता है। हम देखते हैं कि उनकी एलिबाई चेक करते हैं, क्या वाकई मुल्ज़मान का मोटिव ऑफ अरेस्ट चेक करते हैं, उनकी देखते हैं मौके पे मौजूदगी है नहीं है। अगर मौके पे मौजूदगी नहीं तो क्या वो कराने वालों में या प्लानिंग वालों में शामिल हैं। कॉमन इंटेंशन का एलिमेंट उसमें देखते हैं। एविडेंस को हम जैक्सटापोज करते हैं और उनकी हेयरिंग करते हैं और उसके बाद फिर किसी नतीजे तक पहुंचते हैं कि वो, क्योंकि कत्ल का एक ऐसा मुकदमा होता है जिसमें किसी शख्स को हमने नाजायज़ करके उसके ख़िलाफ़ एविडेंस कलेक्ट करके हमने कोर्ट में चलान नहीं करना, और इसी तरह कोई अगर जेन्युइन अक्यूज्ड है तो उसको हम स्कॉट फ्री नहीं जाने देना चाहते। तो ये हमारा जनरल प्रिंसिपल है। इस केस के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि 19 माह से ज़्यादा का वक्त क्यों गुजर गया, क्यों मुल्ज़िमान नहीं पकड़े जा सके, मुद्दई उनको क्यों सेटिस्फाई नहीं किया गया? ये एक नामजद मुकदमा था जिसमें यासर के मर्डर को उन्होंने 2 मुल्ज़िमान को नामजद किया और फिर बाद में उन्होंने कहा कि उनकी माँ पे भी किया जा सकता है और वो खुद भी। हमने उसको, जब जैसे मैंने आपको बताया कि जो नामजद मुल्ज़िमान होते हैं हम उसको एवेल्यूएट करते हैं कि वो एलिबाई उनकी चेक करते हैं, वो मौके पे मौजूद थे या नहीं थे, और वाक़याती शहादत हम लेते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जिसको कहते हैं, वो भी हम देखते हैं कि इलाके से गवाह कौन कौन से हैं, ऐनी शाहिदीन कौन से हैं, वो वहाँ पे ऐनी शाहिद मौजूद था या नहीं था। इस केस में जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, पहले तो पुलिस किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी, जो इनिशियल पुलिस स्टेशन की इन्वेस्टिगेटर्स थे। फिर हमने इसको CIA के हवाले किया ताकि एक दफ़ा कंप्लीट इसकी जो है वो हो जाए, स्क्रूटनी हो जाए केस की, कि हमें कोई शायद क्लू मिल जाए। अभी तक उसमें इनकी जो कल्पेबिलिटी है मुल्ज़मान की वो डिटर्मिन नहीं हो सकी कि ये डायरेक्टली उसमें किस तरह से इन्वॉल्व, लेकिन एक ऑफ कोर्स एलिमेंट ऑफ होता है एनमिटी का। एनमिटी जो है मुद्दई कहते हैं कि इनके अलावा हमारी किसी के साथ एनमिटी नहीं है, लेकिन जो इलाके से शहादत मौसूल हुई है उसमें चूँकि ये इसकी कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की थी जिनमें ये चांसेस होते हैं कि किसी और के साथ भी दुश्मनी हो सकती है। जनरली एक बात करने लगा, अगर कोई बंदा जिसकी हरकत व सकनात ठीक ना हो और माशरे में उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगता हो, जैसे ये मकतूल है
इसके मुतालिक इसके घर वाले भी कहते हैं कि ये बुक चलाता था, यानी जुआ करवाता था। अगर पुलिस के पास ऐसा केस आए और सीनियर लेवल की सुपरविजन ना हो तो वो एक गोल्ड माइन बन जाता है। क्या आपको लगता है कि ये 19 माह का तवील अरसा जो है ये इसी चक्कर में गुजर गया और केस को खुद भी हल ना किया गया हो? देखिए, इसमें जब तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं उनके अगेंस्ट मिलता, कोई इस जो आप बात कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ करप्शन है या उसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं जो आप कह रहे हैं इलीगल हुई हैं, तो या ग्राफ्ट का एलिमेंट है, वो हम इंक्वायर करेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक चांसेस होते हैं जो आप कह रहे हैं कि अगर वो फाइनेंशियली वेल ऑफ है और उसमें अक्यूज जो है साइड वो भी इसी तरह, तो फिर वो हम कोशिश ये करते हैं कि जी एक अपराइट ऑफिसर जो है उसको सुपरवाइज़ करे। जैसे मैंने आपको इस केस में बताया तो हमने CS। अब जैसे ये केस आपके नॉलेज में आ गया है, क्योंकि आपको भी अभी तैनात हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अब आप कैसे इंश्योर करेंगे कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो कम से कम पूरे हों और जो जिस वजह से भी कत्ल हुआ है वो कातिल सामने आए? एक तो मैं ये जो कंप्लेनेंट पार्टी इनको कहूँगा, अगर आपको पुलिस से कोई भी शिकायत है तो आप ऑल द टाइम हमारे पास ऑफिस में आएँ। हम बेहतरीन पैनल ऑफ ऑफिसर्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो उनकी तफ्तीश को देखेंगे, और अगर फिर भी मुतमईन नहीं हुए हम उनकी तफ्तीश तब्दील बाकायदा भी की जा सकती है। एक तो बात ये है, और दूसरा ये कि हम कोशिश करेंगे कि पर्सनली इसको मैं सुपरवाइज़ भी करूं और उसमें देखें कि अगर कोई हमारी एफ़र्ट्स में कोई कमी थी तो वो बेहतर हो जाए। अगर किसी और सतह पे कोई जैसे मुलज़म मुलव्वस था और हमें नहीं पता चला तो वो भी एक चीज़ हम इसको चेक कर लें। बहुत शुक्रिया। SSP इन्वेस्टिगेशंस लाहौर इमरान कीश्वर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना है कि क्योंकि इनको भी तैनात हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये तकरीबन 2 साल से ये केस जो है वो चला आ रहा है और अब CIA इस टाइम जो है CIA सिविल लाइंस इस केस को देख रही है, तो ये इनका कहना है कि मुद्दई जो है इनके पास आके अपनी ग्रीवियंसेस भी बता सकते हैं और ये खुद इस केस की सुपरविजन करेंगे और जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको केस जो है वो दिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द मुलज़मान तक पहुंचा जा सके। हमारे कानून इस हवाले से क्या राय रखते हैं? केस अगर इतना तवील हो जाए और इतनी ताख़ीर उसमें हो गई हो तो क्या केस कभी नतीजे तक पहुंच सकता है कि नहीं, ये भी जानने की कोशिश करें। वेटरन माहिर कानून ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह के केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर 19 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और मुलज़मान ताहाल पकड़े नहीं जा सके। नॉमिनेटेड पर्चा था और मुद्दइयों के मुताबिक 2 लड़के जो नॉमिनेटेड हैं उनको पुलिस ने पकड़ा लेकिन बाद में छोड़ दिया और मुद्दई दावा करते हैं इसलिए छोड़ दिया कि उनकी उम्रें 17-18 साल हैं और पुलिस कहती है कि कत्ल इनमें नहीं है। अगर नॉमिनेटेड मुलज़मान में कत्ल नहीं है तो फिर कातिल कौन है? और इतना वक्त गुजर गया केस के ऊपर, इस तरह से ये जो वक्त गुजरता जा रहा है ये कितना असरअंदाज होता है? और दीगर जो तफ्तीश के पहलू हैं वो ज़फ़र साहब से पूछते हैं कि वो ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब इस बारे में क्या बता सकते हैं। कलानूरी साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा कि जब कोई शख्स कत्ल होता है और 302 की FIR दर्ज होती है और अगर नॉमिनेटेड FIR दर्ज हो तो कानून क्या कहता है? देखें जी, जब FIR के अंदर आपने नॉमिनेट किया है उन मुलज़मान को तो उनको शामिल तफ्तीश करना, गिरफ़्तार करना, शामिल तफ्तीश करना ये पुलिस की ज़िम्मेदारी बन जाती है। उसके बाद ऑफ कोर्स उनका ये राइट है कि अपने आप की सफाई पेश करें और फिर फोरेंसिक एविडेंस बड़ी इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर है वेपन यूज़ हुआ है, इसके अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, वो वेपन जो है उनको उसके बारे में रिपोर्ट आनी कि कुछ इसी से फायर हुआ है, वो किसने वो वेपन यूज़ किया। अभी मुलज़मान ही जब नहीं पकड़े गए तो तफ्तीश तो आगे बढ़ी नहीं। इसमें यह बात जो है वो अहम है कि क्या उन मुलज़मान के जो एड्रेसेस दिए हुए हैं वहाँ पर वो मौजूद हैं या नहीं मौजूद हैं। ये जो आपने बात की है एज, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एज अगर 17 और 18 साल है वो तो उनको इस बात से मुबर्रा नहीं कर देता कि उन्होंने अगर एक काबिल दस्तंदाजी पुलिस जो है जुर्म सरजद किया और इतना हीनियस क्राइम जिसके अंदर एक बंदा जो है वो मर्डर हो गया और स्टेट अंडर ए बाउंडेड ड्यूटी है, उनकी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि उनके नॉलेज के अंदर कोई भी अगर कोई जुर्म आ जाता है, मसलन अभी अनारकली के अंदर बम का जो ब्लास्ट हुआ है
तो वो उसके अंदर तो पुलिस वाले ने जी FIR दर्ज करवाई है और सब्सिक्वेंटली लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके अंदर सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी है। तो ये जो इतनी लंबी डिले है, मुझे समझ नहीं आती कि पुलिस ने अपने रिकॉर्ड के अंदर क्या लिखा होगा, उनकी ज़मीनियों में क्या बात आई है, ये भी देखने की है किन किन लोगों को उन्होंने अभी तक शामिल तफ्तीश किया है और उनके बारे में उनकी क्या रिपोर्ट है। कला नूरी साहब, मुद्दइयों से मेरी गुफ्तगू हुई तो मुद्दइयों का कहना है कि उनका बेटा यानी मकतूल जो है भाई जो है वो जवारिया था, बुक चलाता था। अगर पुलिस के पास इस किस्म का केस आ जाए तो उनके लिए तो वो गोल्ड माइन है, यानी उसके चक्कर में वो जवारियों को उठाए जाएंगे, पैसे खाए जाएंगे और केस लिंगर ऑन करेंगे। क्या आपको लगता है कि आपके मुशाहिदे में कभी आया कि इस तरह का भी हो सकता है? देखिए जी, जराइम जहाँ पे भी होते हैं ना, वो कहते हैं शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें ख़बर है लुटेरों के सब ठिकानों की। अनफॉर्चुनेटली जितने भी जराइम सरजर्द होते हैं उसके अंदर पुलिस अक्सर उनको कवर दे रही होती है, और जो पुलिस कवर दे रही होती है, जो अरबाब अख्तियार हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, उनकी भी उनको जो है ना पुश्तपनाही होती है। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन जो है वो बड़ा लंबा टाइम ले जाती है और इसको मुख्तलिफ ट्रैक पे जो है फेंक दिया जाता है। ये जो बुक की आपने बात की है, ये माशरे का एक बहुत बड़ा आजकल अलमिया है कि घरों के अंदर बैठे हुए लोग इवन क्रिकेट के ऊपर जो है वो बुकी जो है वो हर वक्त रेट निकाल रहे होते हैं, और लोग इतने ज़्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए हुए हैं और इतनी ज़्यादा ये पेइंग मैं कहूँगा काम है। इसी ज़माने में तो घुड़दौड़ होती थी और लोग हॉर्स बैटिंग किया करते थे, तो अब तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो जुआ और सट्टा लगता है, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सट्टा लगता है। इवन ये जो सॉफ्ट बॉल से छोटे छोटे घर गली मोहल्ले के अंदर टूर्नामेंट है लोग उसके अंदर भी, तो ये बड़े पावरफुल लोग हैं क्योंकि इनके पास पैसा ही बेशुमार है और वो लोगों से पैसे ईंट रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क होगा और एक दूसरे को लोग प्रोटेक्ट भी करते हैं, और ये भी बात है कि किसी चीज़ को किसी और तरफ डाल दो। अब इसके अंदर जो बज़ाहिर अभी तक मालूमात से यही लगता है कि ये कोई एलोपमेंट का केस है जिसके अंदर कोई किसी लड़की की किसी के साथ जो है वो मुआशका जो है वो है ज़ेर बहस, और उसकी वजह नाज वो हो सकती है और मोटिव वो हो सकता है जिसकी बुनियाद पे है, क्योंकि इस बंदे ने 2 शादियां भी की हैं। उसकी पहली जो बीवी है उसके अंदर से उसकी औलाद भी है, उसके अंदर से एक जवान लड़की भी है, और वो ये जो जिस खातून ने ये उनको कहा, जिसको कहते हैं कि जी मोटिव बताया या उसने उनको ललकारा मारा कि ये बच के ना जाए, और उसने कहा जी मैंने पैसे दे दिए हैं और तुम्हारी सुपारी दे दी है और ये बंदे तुम्हें मार देंगे, और उनके साथ जो पिछला एक झगड़ा जो है उसकी भी एक बैकग्राउंड है कि वो झगड़ा फिर किस वजह से हुआ था। पुलिस को इस पहलू के अंदर देखना चाहिए। तो बाज़ औक़ात बात होती है एक तरफ की और उसको दूसरी तरफ डाल के, तो वो ये आफ्टरऑल अंधा कत्ल तो नहीं है, कोई ना कोई तो इसके अंदर मुलव्वस है। अगर ये लोग नहीं है, नॉमिनेटेड हैं और उनको सफाई के अंदर वो बेगुनाह साबित हो जाते हैं, तो फिर किसी और ने भी कत्ल किया होगा, कोई CCTV फुटेज होगी CCTV की और उसके ऊपर बात करनी चाहिए। कला नूरी साहब, जिस तरह वक्त गुजरता जाता है, फाइलें दबती जाती हैं, क्या तफ्तीश में ज़्यादा वक्त गुजर जाना असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए मौके के ऊपर जो भी एविडेंस वगैरह है ना जी, वो वक्त के साथ साथ ज़ाया होती है, लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं एविडेंस को। इसलिए ये जो टाइम का बहुत लंबा अरसा गुजरना है, ये इससे पहलू तय जब पुलिस करती है, और डिले जो है क्रिमिनल केसेस के अंदर ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। बाज़ औक़ात आप किसी को नॉमिनेट करते हैं और बाद में किसी और के ऊपर जो है इल्ज़ाम निकल जाता है, तो अगर ये रुकी गई तफ्तीश तो फिर बात कहाँ जाएगी। टाइमिंग बड़ी रेलेवेंट है जी। डिले करना क्रिमिनल केस में बहुत ही FIR लॉन्च करते वक्त भी और इन्वेस्टिगेशन का बहुत ज़्यादा डिले होना ये बड़ा नुकसानदेह। मुद्दई शिकवा ये करते हैं कि रिपीटेडली अफसरान जो है वो चेंज होते हैं और तफ्तीश जो है वो नए से नए बंदे के पास चली जाती है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि अगर एक कत्ल की तफ्तीश एक बंदा कर रहा है और उसको 2-4 महीने बाद चेंज कर दिया जाता है और अगले बंदे पर चली जाती है, तो क्या ये चीज़ें भी तफ्तीश को मुतासर करती हैं, कमज़ोर करती हैं? जी बहुत ज़्यादा कमज़ोर करती हैं, और ये हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके अंदर मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है नक्स है, और ये इसकी वजह से कि एक ऑफिसर आप तब्दील करते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ ट्रांसफ़र्स होना, ना सिर्फ ये कि तफ्तीशियों की ट्रांसफ़र होती है, हमारे तो अदालतों की भी ट्रांसफ़र्स जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट है। तो एक बंदे ने जितनी बात जहाँ तक पहुँचाई होती है वो दूसरा आके उसको पिकअप तो करता है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के अंदर जो ज़मीनी वगैरह हैं उसके अंदर शायद ज़ाती मालूमात का वो वाला पहलू जो है वो मिसिंग हो,
तो मेरा ख्याल है इतनी फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स वैसे ही नहीं होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब इस तरह के हीनियस क्राइम्स के अंदर लोग इन्वॉल्व हों तो वो जो तफ्तीशी है उसको तब्दील करना मुनासिब नहीं है। और फिर यह कि डिले करके तो लोग अपने गले से उतारते हैं। यहाँ तो आपको पता है, वो कहते हैं जी मेरे थाने के हल्के में नहीं आता तो मैं FIR ही दर्ज नहीं करूँगा, उसके अंदर ही टाइम ज़ाया करते हैं और हर बंदा गले से उतारने के लिए तैयार है। इस केस के ऊपर अगर आपको अपनी राय देनी पड़े, क्या समझते हैं इस केस का क्या मुस्तकबिल होगा? जी मैं ये समझता हूँ जी इस केस के अंदर जो है एक तो पुलिस वालों के पास डायरेक्शन लेनी चाहिए कि जी इसको एक्सपीडिशियसली जो है ना इतनी डिले जो है वो फेटल है। देखें कानून के तहत ये है कि 14 दिन के अंदर अंदर जो है तफ्तीश मुकम्मल होकर चालान पुटअप होना है। बहुत सूरतों में नामुकम्मल चालान और बाद में मुकम्मल चालान भी आता है। तो जो लॉयर है वो ये बिल्कुल एक लीगल रेमेडी है जो अवेल कर सकते हैं। उनको जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना चाहिए और उन्हें 22A/22B की दरख्वास्त देनी चाहिए और पुलिस को दे कैन बी टेकन टू टास्क कि आपने इतने दिनों में तफ्तीश मुकम्मल क्यों नहीं की। तो उससे टाइमलाइन जो है वो घटेगी और ये इसको एक्सपीडाइट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया ज़फ़र इकबाल कलानूरी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। 19 माह तकरीबन गुजर चुके हैं इस कत्ल को हुए हुए और पुलिस अभी तक क्लूलेस है। आज हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं तो पुलिस अफसरान ये दावा करते हैं कि वो इस केस की खुद मॉनिटरिंग करेंगे और तमाम पहलू जो आज से पहले मिस हुए हैं उनको भी देखा जाएगा और दोबारा से उन लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिनके ऊपर शक है। लेकिन उन ख़ानदान के अफराद के बारे में कौन सोचेगा जो 19 माह से थानों के और पुलिस अफसरान के कमरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन उनको इंसाफ जो है वो मुहैया नहीं किया जा सका। आपने मकतूल की बहन की गुफ्तगू सुनी कि उनको किसी से कोई शिकवा नहीं है, सिर्फ उनको एक चीज़ दरकार है और वो इंसाफ है कि उनके भाई के कातलों को गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएँ। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।